अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ इस बड़ी खबर से करेंगे कि आज के दिन हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस के हवाले से जनवरी से टिल नाउ एक अच्छा इजाफा देखा गया, एक हेफ्टी इजाफा देखा गया है रेमिटेंसेस में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये जारी किया गया है अलमिया, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें हैं जो वो अलाइन होती हुई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में दिखाई दे रही हैं। साथ साथ रेमिटेंसेस का बढ़ना, ओवरसीज पाकिस्तानीज का अपने मुल्क के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, और हम देख रहे हैं पहले ही हम ऑल टाइम हाई पे रेमिटेंसेस को विटनेस कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, सेकंड हाफ के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। डिटेल डिस्कशन करेंगे रेमिटेंसेस के हवाले से, इकोनॉमिक नंबर्स, और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई में मौजूद हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि एमडी आईएमएफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है, और साथ साथ ये भी एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आईएमएफ से पहले भी आपको याद होगा जब एसबीआई अरेंजमेंट हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अपनी कोशिशें भी थी, और एक अपनी हम कह सकते हैं ना पर्सनल रिलेशंस, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी बेहतरीन जो है वो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। साथ साथ हम बात करेंगे आईएमएफ के वक्त के हवाले से, ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है वो उसको डिजिटल होना चाहिए, डिजिटलाइज इकॉनमी होगी उतना ही बेहतर होगा। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया है। काफ़ी अरसे बाद ये वीक बड़ा ही पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस विटनेस कर रहा है, और ये पॉजिटिविटी, ये बुल रन मार्केट में नए एवेन्यूज़ या नए नंबर्स को जनरेट करेंगे। डिटेल बात करेंगे, और साथ साथ किसान कार्ड के हवाले से भी बात करेंगे। किसान कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दूसरा मरहला स्टार्ट हो गया है। छोटे और दरमियाने दर्जे के जो फार्मर्स हैं उनको इस चीज़ में जो है वो काउंट किया जा रहा है। गुफ्तगू जारी है। अभी हम देखते चलते हैं एक रिपोर्ट इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़। तहसीलात ज़र वो रुकून हैं जो समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी अपने खानदानों की किफ़ालत, ज़रूरियात ज़िंदगी समेत दीगर मकासद के लिए वतन अजीज़ भेजते हैं। बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली ये रुकून मुल्क की मीशत में नुमायाँ और बुनियादी हैसियत की हामिल हैं। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद ज़रिया है जो मुल्क की दरामदात की अदायगी और बैरूनी कर्जों की वापसी में मुआविन साबित होती हैं। ये रुकून दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता पाकिस्तानी वर्कर्स की घरेलू आमदनी में इजाफे का बायस बनती हैं, जिससे उनके खानदानों की गुर्बत में कमी और मयार जिंदगी में बेहतरी आती है। तहसीलात ज़र मुल्क की मीशत को दरपेश माली दबाव को कम करने में मदद देती हैं और अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक दिसंबर 2024 के मुकाबले में गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 5.6% ज्यादा रकूम भेजी, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी 2025 में समुद्र पार पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र सालाना बुनियादों पर 25.2% इजाफे से $3 अरब तक पहुँच गई। रवा माली साल के इब्तदाई 7 महीनों के दौरान तरसीलात ज़र 31.7% बढ़कर $20.8 अरब रही, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान $15.8 अरब थी। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान तरसीलात ज़र का मजमूई हुजम $17.8 अरब रहा, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 33% ज्यादा है। दिसंबर 2024 को वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि रवा साल तरसीलात ज़र 35 अरब से ज्यादा रहने की तवक्को है। तरसीलात ज़र में इजाफा इस बात का अक्कास है कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत की माशी हिकमत अमली और माशी इस्तेहकाम के इक़दाम पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, रेमिटेंसेस में इजाफा हम देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की ज़मानत है या इस चीज़ का ट्रस्ट डेवलप करते हुए दिखाई दे रही हैं कि फाइनली अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना, अपने मुल्क में रेमिटेंसेस के तौर पे रुपया भेजना या डॉलर भेजना हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। तारिक जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस एक ऑल टाइम हाई की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन अदर हैंड अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट भी हमारी ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रही है। इस साल के अंदर काफ़ी कोशिशें हुई हैं, और जिसकी वजह से जो उसके रिजल्ट्स हैं वो भी हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो रेमिटेंस के ऊपर बात आपने की, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है उनका कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के ऊपर, और इतनी ज़्यादा तरसीलात ज़र आना
और 33% उसमें इजाफा जो है इस महीने में, ये बड़ी खुशाइंद बात है। और प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी बड़ी काविश रही है, और अपनी इकानमी को जो उन्होंने 1 साल में संभाला है, ये 1 साल पूरा गवर्नमेंट का हुआ है 2 दिन पहले, और इसके ऊपर जो है उन्होंने जो अपनी मईशत के बारे में जो भी उन्होंने इक़दामात किए थे वो बड़े खुशाइंद हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा चूँकि कुछ पिछली हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से कुछ हमारे दोस्त ममालिक जो हमसे नाराज़ हो गए थे वो अब कम बैक किया है उन्होंने। चाइना ने CPEC-2 शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त UAE में है। UAE ने इस वक्त हमारे साथ कोई $10 बिलियन का हमारे साथ वादा किया है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से कतर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और इसके साथ साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जो दरीना दोस्त है हमारे चाइना, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हमने वापस बहाल किया है, और इस वक्त इंशाल्लाह माशियत को जो संभाला दिया है गवर्नमेंट ने, इससे काफ़ी बेहतरी की जो है वो उम्मीद है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने जैसे बताया कि तरसीलात ज़र के साथ साथ हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का जो बूस्ट है वो भी काफ़ी हौसला अफजा है। मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो चीज़ें आगे करनी है हमने अपने जो माइक्रो लेवल पे जो हमारे जो मईशत है उसको लेके हमने साथ चलना है, SME सेक्टर को लेके साथ चलना है। तारिक जज़न साहब, आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब UAE में मौजूद हैं और ये एक कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि $10 बिलियन में भी कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के पास आए। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है उससे भी खिताब किया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अपनी मईशत के हवाले से एक सक्सेस स्टोरी सबको बताना, और दूसरा पाकिस्तान और UAE के रिलेशनशिप बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कैसे देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या है और वो क्या करने वाले हैं आजकल। मैं ये समझता हूँ कि UAE ने हमेशा हमारे साथ स्टैंड किया है, मगर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैं विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ थोड़ी सी UAE की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद है। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो वीज़ा पॉलिसी है उसको थोड़ा नरम करने की ज़रूरत है। और मैं पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने मुल्क के इमेज का ख़ास ख्याल रखें। जब दूसरे मुल्क में होते हैं तो वो एक सफ़ीर की हैसियत से होते हैं, तो अपने मुल्क का जो है वो इमेज जो है उसको बहाल करने में हमेशा अपना किरदार अदा करें। और बैरून मुल्क जब भी वो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करें तो 1000 दफ़ा सोचें कि बीइंग पाकिस्तानी हमारे मुल्क के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे समिट के साथ खिताब है और फिर उसके बाद MD IMF से मिलने जा रहे हैं, तो इससे मैशियत में मज़ीद बेहतरी आएगी। और बहुत अच्छी इंडिकेशन दी है तारिक साहब आपने। आपको याद होगा जब SBA अरेंजमेंट हो रहा था और IMF उस वक्त हमें ट्रांच देने पे या कोई ऐसा हमारे प्रोसेस पे राज़ी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की एक अच्छी एफर्ट, एक PR देखी गई, और उसके बाद एक SBA अरेंजमेंट आया। तो वो वक्त हम देखते हैं और आज भी MD IMF से मुलाकात है। तो आप क्या समझते हैं, क्या फोरकास्ट है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब हमारा पीछे 3 बिलियन का जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त हम कितने क्रूशल टाइम से गुजर रहे थे, और इतनी कड़ी शराइत के ऊपर हमने वो मतलब लिया। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इकानमी अपने पाँव पे स्टेबल कर गई है, और हमने IMF ने भी थोड़ा सा हाथ जो है नरम कर दिया है। और इससे क्योंकि मैं SME सेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मार्केट में नज़र आई हैं, और IMF भी थोड़ा सा पीछे गया है ताकि हमारे मुल्क में जो है वो इस वक्त क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है तो वो भी चाह रहे हैं, हौसला अफजा है कि इसको आगे मज़ीद तक़वियत मिलनी चाहिए। और जो अभी 7 बिलियन का हुआ है और आगे मुख्तलिफ अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा पैकेज जो है अनाउंस हुआ है, तो इससे मैशियत में बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह ये जो उड़ान पाकिस्तान है ये रियल में उड़ान पाकिस्तान हो गया इंशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, IMF की कुछ शराइत में से ये भी एक शराइत है, या हम कह लें कि वो हमारी ही बेहतरी के लिए, कि थोड़ा डिजिटलाइज निज़ाम होना चाहिए, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ज़मीनों के हवाले से भी, यानी कि लैंड के हवाले से उनकी एक बड़ी वहाँ पे उन्होंने जोर दिया है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल वे में काम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, और इससे जो हमारे खासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, डिजिटलाइजेशन से बेहतरी आएगी,
इससे ये नहीं है कि एक तो हमारा जो एक कंसेप्ट है जो एक लाइक ज़मीनों में हेर-फेर होता है, कब्ज़ा होता है, उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। दूसरा देखें इस वक्त जो है हमने मतलब 2025 में हम जा रहे हैं, तो हमें ख़ुद अपने मुल्क को बेहतर करना है। और IMF का अगर ये मुतालबा है कि ये ज़मीनों को डिजिटल करें तो ये खुशाइंद बात है। इससे हमारी जो ये हमारी पूरी एक इंडस्ट्री है वो बेहतर होगी। और इस वक्त तो ज़मीनों का बिल्कुल कारोबार रुका हुआ है, ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही, हैवी ड्यूटीज़ हैं। गवर्नमेंट उसको जो है ना मेरे ख्याल में कंसिडर कर रही है और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में शायद कोई इनका आगे मार्च में या अभी एंड ऑफ फरवरी कोई ना कोई पैकेज आ जाएगा इंशाल्लाह इसके ऊपर। आप समझते हैं कोई इंसेंटिव दिया जाएगा, फाइनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हैप्पी हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि इसके साथ लाइट कोई 70-80 इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। चूँकि हमने अब देखें कार्बन नीचे आया है तो पैसा दोबारा इन्वेस्ट होना चाहिए। और ये ना हो कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं अगर वो जो बैंकों से लोग पैसा निकालें और अब लोकल इंडस्ट्री को हम फ़रोग नहीं देंगे तो वो पैसा अगर बाहर चला जाता है और किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तो फिर लोकल हमें वो नुकसानदेह होगा हमारे लिए। अच्छा, मैं मज़ीद पाकिस्तान और UAE के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बिजनेसेस खासकर जब हम देखते हैं यहाँ पे लाइव स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम मौजूद है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं तो UAE के हवाले से हमारी एक अच्छी लेन देन हो सकती है। अब आपको क्या लगता है कौन से बिजनेस हैं जितने ज़्यादा, यानी कि अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें तो हमारे जो एक बिल्डर हजरात हैं उनकी आइज़ UAE मार्केट पर हैं और वहाँ पे थोड़ा सा एक पूरी दुनिया की तरफ से काम भी हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो ज़्यादा यहाँ पे फ़रोग पा सकते हैं और पाकिस्तान UAE का एक जॉइंट वेंचर हो? तो देखिए बेसिकली हम तो एग्रीकल्चर कंट्री हैं जी, तो ज़री मुल्क होने की हैसियत से इस वक्त SIFC जो है वो एग्रीकल्चर को देख रही है। उन्होंने 2-3 सेक्टर्स को स्पेसिफिक उन्होंने देखना शुरू किया है। अब लाइक टूरिज़म है, एग्रीकल्चर है, इस तरह की ये चीज़ें। तो इससे इंशाल्लाह UAE के साथ चूँकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, नेबर कंट्री है और हमारे साथ हमेशा मुश्किल वक्त में UAE हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हमें उनके इन्वेस्टर को यहाँ पे अट्रैक्शन देनी चाहिए। और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है। हम अपने मुल्क को मज़ीद जो है जो बंजर ज़मीनें हैं उनको हम ज़रखेज़ कर सकते हैं और इससे हमारी मैशियत भी बेहतर होगी। और जो इन्वेस्टर है बाहर का अगर हम उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और अच्छा चार्मिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो बाहर से आएंगे और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा सर, आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया है तो किसान कार्ड के हवाले से भी बातचीत हो रही है। प्रोविंशियल लेवल से लेकर हम अगर फेडरल लेवल पे देखें तो काम हो रहा है और आइडिया ये है कि इकोनॉमी को किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना है। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फार्मर्स की अगर ये जो किसान कार्ड दे दिया जाता है या डिफरेंट जो ऐसी स्कीम्स है कितनी फ़ायदेमंद होंगी? देखिए किसान तो हमारा रीढ़ की हड्डी है, उसको हम अगर मजबूत करेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जी। मैं CM साहबा को मुबारकबाद भी पेश करूँगा और मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया है इससे छोटे काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए उनको खाद लेने में फ़ायदा होगा, उनको ट्रैक्टर की सब्सिडाइज़ कर दिया गया उनके लिए। तो ये इससे हमारी एग्रीकल्चर की जो है वो बेहतरी आएगी। और हमारा ज़री मुल्क है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने किसान को मजबूत करना है और हमने अपनी वीट में इजाफा करना है और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हमने। राइट। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि अब स्कीम्स के ऊपर ही बात हो रही है तो इससे पहले ओवरसीज़ जो हमारे यंगस्टर्स यूथ जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं ना स्कीम दी गई या इनिशिएटिव लिया गया कि वो जब अगर अपना करियर बाहर बिल्डअप करना चाहते हैं तो वो भी लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट उनको लोन देगी, फिर वो अपना पढ़ाई पूरी करेंगे या अपने मुल्क को सर्व करेंगे थ्रू रेमिटेंसेस। तो गवर्नमेंट इस तरीके से या हम कह सकते हैं पॉलिसी मेकर्स आजकल थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ला रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, खासकर FPCCI की भी अपनी एक कुछ हम कह सकते हैं कि उनकी भी सजेशंस होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा एक सजेस्टिव वे में काम हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक प्रोग्राम हुआ था और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे स्पीच भी की थी, आतिफ इकराम शेख साहब ने। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स आपने बात की कि जो गवर्नमेंट सोल्यूशन दे रही है और यूथ हमारी 65% हमारी यूथ है, उसको हम अगर अट्रैक्ट करते हैं और उसको हम ऐसी चीज़ें पैकेज देते हैं, वो अगर अपना लोन लेते हैं। अब लाइक देखें छोटे कारोबार के लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 10 मिलियन का लोन दे रही है विदाउट इंटरेस्ट। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और हमें अपने कारोबार को भी मजबूत करना है और अपनी यूथ को हमने स्किल देनी है ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें और अपना कारोबार जो है वो स्टार्टअप ले सकें और अच्छे तरीके से अपना जो है ना वो रोज़गार
हासिल कर सकें। अच्छा सर, जब आप बात ही कर रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट के हवाले से भी आप बात करें। जब आज एक तेज़ी देखी गई और एक डिप का ऑप्शन मौजूद था, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि बिजनेसेस एक तरफ, दूसरी तरफ हम रेमिटेंसेस की सूरत में देख रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा इम्पैक्ट दे रही है इकोनॉमी को। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर एतमाद का इज़हार होता है, और हमारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन भरपूर जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे एतमाद कर रहा है। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है ना हाईएस्ट पॉइंट पे है, और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए भी, सब के लिए, हमके लिए फ़ख्र की बात है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बात इस चीज़ पे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो SME सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज उसके लिए अनाउंस करना चाहिए। आप देख लें, हमारे जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, लाइक गुजरात है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची, यहाँ पे सियालकोट, ये घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी, अब उन्होंने बड़े बड़े बाहर इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं। और जब तक SMEs को आप मजबूत नहीं करेंगे, इकानमी जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में तभी चलेगी जब SMEs को आप एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स एसएमईज बैकबोन होती हैं, और किसी भी मुल्क की जब हम सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो एसएमईज का रोल जो है वो वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है। थैंक यू सो मच तारिक जदून साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अभी हम देखते चलते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,11,377.96 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,13,233.4। लोअर वाज 1,11,834.2 एंड फाइनली क्लोजर 1,13,010.38, यानी कि चेंज रहा 1,632.42 का इजाफा। हम कह सकते हैं इस वीक बुल रन बहुत ज़बरदस्त तौर पे दिखाई दे रहा है, और ये वीक इसलिए भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस दे रहा है कि आगाज़ से हमारे पास न्यूज़ भी बड़ी अच्छी हैं, एक गुड न्यूज़ मौजूद है, और साथ साथ मार्केट की परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त देखी जा रही है। अभी हम स्टॉक मार्केट अपडेट्स देख चुके हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। फर्स्ट सेगमेंट में हम तमाम न्यूज़ जो हम कह सकते हैं कि आज के हवाले से, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से थी, वो हमने कवर की। अब सेकंड सेगमेंट में हम आपको बता रहे हैं एक कुछ न्यू इनाग्रेशंस हैं जो कि वाकई ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। हम देख रहे हैं कि एक न्यू हब फ्रीलांसिंग का इसका क़याम होने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। ऑफ कोर्स ये IT सेक्टर के लिए बड़ा ही खुशाइन कदम होगा, और IT सेक्टर का रिवाइवल इससे बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर इस पे डबल हो चुकी है IT सेक्टर की फर्स्ट हाफ, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स में, और सेकंड जब 6 मंथ होंगे तो यकीन एक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम प्लॉट्स और कमर्शियल जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, और इसको कम किए जाने का जो है वो इम्कानात सामने आ रहे हैं। तो आज इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा और कैसे इसको जो है वो कम किया जाएगा, कितना इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे BIFO के हवाले से। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के साथ एक ब्लास्टिंग सर्विसिंग में एक मुआहदा हुआ है। ये एक हम कह सकते हैं निजी कंपनी है, और ऑफ कोर्स जब रेकोडेक के अंदर कुछ ऐड ऑन होता है उसके थोड़े से हम कह सकते हैं कि कुछ पार्टनर्स या कुछ जो है वो और कंपनीज ऐड ऑन होंगी, तो ऑलरेडी रेकोडेक की यानी कि माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं एफिशिएंसीज हो सकेंगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे सोयाबीन का पहला कंसाइनमेंट कराची में पहुंच चुका है। 2 साल के बाद ये देखने में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी हमारे जो हम कह सकते हैं पोल्ट्री सेक्टर है उसके लिए बड़ी एक अच्छी खबर होगी। आज इसके हवाले से बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं गेस्ट। उम्मीद कहेंगे सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सर क्या कहेंगे, खासकर हम देख रहे हैं कुछ अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, और वो पॉलिसीज़ जो
काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में थी अब रंग ला रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी एक हम कह सकते हैं कि आईटी फ्रीलांसिंग हब जो है वो उसका क़याम किया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट होगा ये? देखें, जो मौजूदा अहद में हम जिंदा हैं उसमें आईटी सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। आपको ख़ुद पता है जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है दुनिया में, लोग हैरान हैं कि इसकी का इख्तिताम या इसकी इंतहा क्या। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके बाद चीन का से उसका जवाब है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान का आईटी के हवाले से काम करने की जो रफ्तार थी स्लो है, जो अब तेज़ हो रही है। ये बहुत खुशाइंद है और मैं समझता हूँ कि इन्हें गिलगित बल्तिस्तान तो एक अलग है, इनको चाहिए ये कि हर इलाके में आईटी के हब डेवलप करें, शहरों में भी और छोटे इलाकों में, क्योंकि आईटी वो वाहिद है जो रेवेन्यू बहुत तेज़ देता है और उसकी जो सर्कुलेशन है उसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड में या आप जैसे देखते हैं, जितने फेसबुक देख लें या व्हाट्सएप देख लें या दूसरे ट्विटर देख लें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें अभी तक खुद समझ में नहीं आ रहा कि इसकी सर्कुलेशन कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि सारा जहन का खेल है। और इसमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसमें यंगस्टर्स के लिए बड़े मौक़े हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं, चीज़ों को पकड़ लेते हैं। आप देख लें, टिकटॉक आपके सामने मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है, बहुत सारे। तो मैं समझता हूँ ये कदम जो गवर्नमेंट का है ये बहुत ही कामयाब कदम है। अव्वल तो इस पर काम हो रहा था, पहले 1 साल से भी हो रहा था, लेकिन अब जो इन्होंने हब का फ़ैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में नौजवानों के लिए जो रोज़गार की फराहमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइट। अच्छा, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि कमर्शियल प्लॉट्स या जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके हवाले से एक्सरसाइज ड्यूटी कम करने की बातचीत की जा रही है। ये फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं हम, तो क्या इम्पैक्ट होगा? और ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इससे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी लेगी, क्योंकि थोड़ा सा हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एक शेड देखा गया है और आने वाले दिनों में तवक्कुआत भी हैं कि ये अभी मज़ीद जो है वो एक बूस्ट कर सकता है, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट के अंदर कोई न्यू इंसेंटिव इसको दिया जा रहा है। तो क्या ये इंसेंटिव जो दिया जा रहा है वो एक्साइज ड्यूटी के हवाले से ही होगा या फिर किसी और चीज़ के हवाले से होगा? क्या कहेंगे फातमी साहब? देखें जो रियल इस्टेट के जो खदशात थे और जो उनकी डिमांड थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इस पर एक्साइज और इनकम टैक्स में इजाफा किया था तो उनका ख्याल ये था कि इससे उनके रेवेन्यू में तब्दीली आएगी और बढ़ोतरी होगी, नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके बाद से बजाय बढ़ने के रियल इस्टेट नीचे गया, जिसके बाद रियल इस्टेट वालों से बातचीत हुई और ज़ाहिर है हुकूमत के और उनके दरमियान गुफ्तगू से साल 1.5 साल में जो बातें समझ में आई वो ये कि उनकी डिमांड ये है कि अगर इन चीज़ों पे, ख़ास के सेल एंड परचेज़ पे, ट्रांसफ़र पे, लीज़ पे, इन चीज़ों पे जो एक्स्ट्रा इनकम टैक्स है या एक्साइज टैक्स उसको अगर कम कर दिया जाए तो उससे दोबारा बहाल हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि रियल इस्टेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जो बदकिस्मती से इसी वजह से, यानी ये टैक्स वगैरह की वजह से कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बेशुमार बिजनेसमैन यहाँ से मिडिल ईस्ट चले गए, वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, रोज़ अखबार में ख़बरें आती रही। तो अगर तो गवर्नमेंट ने इस मौजूदा बजट में ये छूट दे दी और ये आसानियाँ फराहम कर दी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो बड़े सारे प्रोजेक्ट जो नए शुरू होने वाले हैं और जो बहुत सारे बीच में हर्डल से रुक गए हैं, महंगाई की वजह से, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से और दूसरी सियासी ना हम आगी की वजह से, वो दोबारा शुरू हो जाएगी और रियल इस्टेट में बूम आ जाने का पूरा मैं समझता हूँ इंडिकेशंस हैं कि रियल इस्टेट की इंडस्ट्री आपकी पहली की तरह बेहतर हो जाएगी। अच्छा फातमी साहब, आपने सही फरमाया। अब रेकोडिक के हवाले से बात करना चाहेंगे। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, खासकर हम रेकोडिक सेक्टर में देख रहे हैं, रेकोडिक के अंदर देख रहे हैं इस कंपनी के साथ कुछ और कंपनीज ऐड ऑन होने जा रही हैं। प्राइवेट कंपनीज के हवाले से बात कर रही हूँ मैं। कैसा लगता है ये ब्लास्टिंग सर्विसेज में होंगे? ऑफ कोर्स जब माइनिंग और मिनरल की बात हो रही है तो रेकोडिक, बैरक गोल्ड और इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। कैसे देख रहे हैं आप माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर पाकिस्तान का, खासकर विद द इन्फ्लुएंस ऑफ SIFC? देखिए, रेकोडिक
आप मेरा ख्याल हम लोग खुद 5-10 साल से सुन रहे हैं, कई बार शुरू हुआ फिर ख़त्म हुआ, शुरू हुआ फिर रुक गया। इस बार जो बायोफो से इंडस्ट्रीज से और ये जो अपने रेकोडिक माइनिंग इंडस्ट्री, इन दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ है ये बड़ा कामयाब है। इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए हो क्या रहा था कि ये हमें भी पता है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन सवाल ये है कि इस ज़ख़ीरे को निकाला कैसे जाए, इसमें ब्लास्टिंग कौन करे, इसका मवाद कौन लाए, इस पर पैसे कौन खर्च करे, ये बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो ये जो बायोफो को दिया है इन्होंने, इससे बाकायदा एग्रीमेंट किया है कि टोटल ब्लास्टिक और ब्लास्टिक के लिए जिन सामान की ज़रूरत है वो फ़राहम करेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि ओरिजिनली ये आपको पता है कि बहुत दिनों से इस मुआहदे में था, और अब ये अगर ये काम शुरू हो गया तो हम रेकोडिक से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और हमें जैसा कि एग्रीमेंट में है कि 50% जो बैरक्स को कनाडा को चला जाएगा और 25% बलूचिस्तान को जाएगा और 25% बाकी तीनों सूबों को। तो इससे जो कॉपर इस वक्त दुनिया में बड़ी, गोल्ड और कॉपर दोनों, ज़ाहिर कॉपरी की एक शक्ल गोल्ड बन जाती है बाद में, ये दोनों वो चीज़ें हैं जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके बारे में ये ख्याल है, बल्कि तस्दीक भी की जाती है कि दुनिया के 10 बड़े या 15 बड़े या 20 बड़े जो गोल्ड माइंस हैं उसमें से एक ये है। अच्छा, ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान में बेशुमार जो कीमती जवाहिर हैं, यानी एमरल्ड है या दूसरे, उसके भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो अगर एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ, ख़ास तौर पे जो जिन जिन इलाकों में ये है, पेट्रोल और गैस का तो हमें पता ही, लेकिन जिन इलाकों में ये प्रीशियस माइन जो वो हैं मिनरल्स, अगर इनकी शुरू हो गई तो गोल्ड के बाद उनका नंबर आएगा। और हो सकता है कि अगर हम इसको कामयाबी से निमट लें, एग्जीक्यूट कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें, तो उससे हमारे बड़े सारे जो बाहर के लोन हैं वो भी टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, आवाम में खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ज़ख़ीरा नहीं है, यानी ये कोई कहानी नहीं है, ये बहुत ही सॉलिड हमारे पास गोया बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है जो ज़माने से पड़ी हुई है। और ये भी बता दूं कि इस पे बड़े दिनों से काम हो रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। पहली बार है कि पक्का एग्रीमेंट हो गया बायोफो में, इंडस्ट्रीज़ में, और इसमें अपने रेकोडिक इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, इन दोनों में जो मुआहदा है, पाकिस्तानी कंपनीज कैसे फायदा उठा सकती हैं फातमी साहब इससे? खासकर हमारे पास बड़े एक्सपोर्ट के नंबर जनरेट हो सकते हैं। माइनिंग मिनरल सेक्टर में ऑलरेडी अब हम देख रहे हैं नया काम होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टोन्स के हवाले से, जेम्स के हवाले से बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट हमारा, अगर हमने इसको प्रॉपर किया तो ये इतनी बड़ी दौलत है। जैसे आपने 2 मिनट पहले आईटी की बात की, तो आप समझिए आईटी तो एक समझिए मेंटल एक्सरसाइज बिजनेस है, जितना आपका जहन उतना ज़्यादा पैसे कमाते। ये वो है जो सॉलिड बिजनेस है, जो आपके पास स्टॉक है, माइंस है, और वो माइंस जो है आपको पता है कि उसकी मकदार सदियों चलेगी अभी। तो अगर आपने इसको प्रेशस स्टोन्स को या प्रेशस पत्थरों को एक्सपोर्टर्स के हवाले किया, और इसमें एक और चीज़ ये है कि 2 चीज़ें हमारे यहाँ अब तक ये होता है कि बहुत सी कीमती चीज़ें हम रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे नमक है हमारा, बहुत सारी चीज़। अगर तो हमने इसको फिनिश करके इंडस्ट्रीज अपने यहाँ डेवलप किया तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि उस सनत में हज़ारों लोग मुलाजिम हो जाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। और दूसरी बात कि एक रॉ फॉर्म में भेजना और फिनिश फॉर्म में भेजना, तो अगर हम फिनिश फॉर्म में भेजेंगे तो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ उससे 2 यानी पहला काम हमें कि निकालना है प्रेशस स्टोन्स, और दूसरा ये है कि उसको फिनिश करके फिनिश गुड्स की शक्ल में बाहर भेजें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल फातमी साहब, बिल्कुल ज़्यादा फ़ायदा होगा। मजीद भी बात करेंगे। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट में हमारे पास क्या नंबर्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,03,678 रुपीज़। गोल्ड पर तोला प्राइस लोकल मार्केट में थोड़ा सा हम देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं और आज 3 लाख की सतह जो है वो क्रॉस की है। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,60,632 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आज $2,901.04। हम इंटरनेशनल मार्केट इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो प्राइस है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन इख्तियार की है। दिस इज द रीजन कि लोकल मार्केट में भी आज वो शूट होती हुई दिखाई दी है। ऑयल WTI पर बैरल $73.19, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.82। आज के लिए हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं, बट हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। फॉरेक्स रेट्स भी देखते चलते हैं। करेंसी अपडेट्स में हमारे पास क्या मौजूद है। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 287.43
rupees. Selling was 287.94. UK pound buying rahi 344.81 rupees. Selling was 345.43. US dollar buying rahi 279.1. Selling was 279.6. And Chinese yuan buying rahi 38.55. Selling was 38.62. Nextly, GCC करेंसी अपडेट. सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.44 रुपीज, सेलिंग वाज 74.57. यूएई दरहम बाइंग एट 76.52, सेलिंग वाज 76.66. ओमानी रियाल बाइंग रही 721.5, सेलिंग वाज 723.2. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 904.57, सेलिंग वाज 906.19. ये थे फॉरेक्स और कमोडिटीज़ आज के दिन के अपडेट्स. हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेगनेंट दिखाई दे रहे हैं, वेयर एज गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं. फातमी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद पूछते हैं कि गोल्ड प्राइसेस की क्या आने वाले दिनों में ट्रेंड होगा. फातमी साहब, क्या समझते हैं, गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? खासकर इंटरनेशनली ट्रेंड एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है और लोकल मार्केट पे आज एक शूट प्राइस देखी गई है. 3 लाख की जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है इससे तजावुज कर गया. क्या देखते हैं? देखिए, गोल्ड प्राइस जो है वो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में फ्लक्चुएशन जारी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गोल्ड प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी. गोल्ड प्राइस आने वाले दिनों में फिर वापस आ जाएगी. हो सकता है कि गोल्ड की शॉर्टेज हो जाती है, बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिकल बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के अपने लोकल मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड की कीमत सस्टेन करेगी, रहेगी, इसी तरह बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी. अच्छा फातमी साहब, अब कमोडिटीज़ की ही बात चल रही है. आपने कॉपर का भी जिक्र किया जब हम माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे. आपने गोल्ड का जिक्र किया. हमारे पास जो ये ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारे पास माइनिंग के हवाले से जो एक डिटेल हमारे पास ख़जाने मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाएगा? और ख़ासकर जब ये गवर्नमेंट इतनी कोशिशें भी कर रही है, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में फ़ायदा भी हो रहा है, तो गोल्ड के हवाले से आने वाले दिनों में क्या हमारे रिजर्व्स बढ़ सकते हैं? इससे कैसे हम डायरेक्टली इम्पैक्ट ले सकते हैं? भाई देखिए, मुझे नहीं पता कि इसमें बोलना चाहिए नहीं, लेकिन अगर तो हमने गोल्ड की स्मगलिंग को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि देखिए गोल्ड आता और चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम सब जानते हैं. अगर गोल्ड को हमने कंट्रोल कर लिया मार्केट को, तो हमारे पास गोल्ड रिज़र्व भी बढ़ जाएगा. अच्छा, गोल्ड की कमी नहीं है. मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईमानदारी से देखें जाके, तो हमारी प्राइस जो है गोल्ड की कम है बनिस्बत. इस वक्त आप चली जाएं दुबई पे चली जाएं, ड्यूटी फ्री शॉप पे चली जाएं, कहीं भी चली जाएं, वहाँ प्राइस इससे ज़्यादा है. तो गोल्ड की प्राइस हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन गोल्ड की जो सर्कुलेशन है वो हमारे यहाँ बहुत मबहम है, यानी बहुत वाज़े नहीं है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दुनिया में होती है. तो अगर हमने गोल्ड को उसी हिसाब से, जैसे बाहर की दुनिया में उसकी, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को आप कंट्रोल करते हैं, इसी तरह अगर गोल्ड एक्सचेंज को और गोल्ड सर्कुलेशन को और गोल्ड बिज़नेस को अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया इसकी, और इसको बाकायदा सिस्टम में ले आए, तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड का रिज़र्व आपके यहाँ बढ़ जाएगा. अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी आप गौर करें कि हमारे यहाँ गोल्ड बहुत लोग, यानी जैसे घरों में लोग, ख़वातीन के पास या घरों में दौलत के लिहाज से बहुत गोल्ड वो भी मौजूद है जो हमारे पास, जिसका कहीं जिक्र नहीं. तो अगर ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ गोल्ड के रिजर्व की कमी नहीं है. फाइलर बनने की बात करते हैं या टैक्स फाइल करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई रिटर्न के तौर पे ये मौजूद तो होगा और डॉक्यूमेंटेड तो होगा, क्योंकि आपके जब पैसे आपके डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो फिर आप जब गोल्ड खरीदते हैं किसी ज्वेलर के पास जाके, तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है. हाँ, आप कह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रही हैं. गोल्ड की डॉक्यूमेंटेशन सबसे कम है यहाँ. अच्छा, उसकी वजह कि गोल्ड की ख़रीदारी 90% जो सार्फिन है वो घरेलू ख़वातीन और शादी ब्याह के ज़माने में बहुत ज़्यादा है. यानी गोल्ड के नॉर्मल कोई यहाँ बाइंग सेलिंग तो नहीं होती. तो ये जो लाखों लाख अफराद गोल्ड ख़रीदते हैं, जेवरात ख़रीदते हैं, उसमें गोल्ड, रॉ गोल्ड, गिनीज गोल्ड 22 तोला गोल्ड, 22 ग्राम का जो है, और 24 और उसके कैरेट का, और उसके बाद जो उसके जेवरात बनते हैं, तो जो उसके सारे, अगर आप उसको सर्कुलेट करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से हमें
जी फातमी साहब, वेल थैंक यू सो मच। आपके जो हमने एनालिसिस है वो सुने। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कमोडिटीज़ के हवाले से, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़ अपडेट आपको तमाम जो आज की न्यूज़ थी वो हमने बताई। खासकर सबसे ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ ये है कि रेमिटेंसेस के हवाले से एक बिग न्यूज़ मौजूद है। रेमिटेंसेस में इजाफा देखा जा रहा है, 6 मंथ्स के नंबर्स हायर साइड पे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई जाने पर जो है वो एक अदा कर लिया है, तो आने वाले दिन बेहतर होंगे, यही दुआ है इकॉनमी के हवाले से। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह।